अब हम बात करते हैं वाइल्ड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो हम देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ का डेवलपमेंट, उनका उपयोग, उनका संरक्षण और वाइल्ड लाइफ के मैनेजमेंट हेतु बहुत सारे पहलू हैं। और इनका मैनेजमेंट का जो मेन जो पर्पज़ है वो यह है कि कोई भी वाइल्ड स्पीसीज डिजीज या किसी एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण विलुप्त ना हो। तो वाइल्ड लाइफ के मैनेजमेंट के लिए एक मैनेजर को निम्न जो इन्फॉर्मेशन है उनका ज्ञान होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे हैबिट एंड हैबिटेट, फीडिंग हैबिट, रिप्रोडक्टिव एक्शंस, पॉपुलेशन फ्लक्चुएशंस, रेंज, इंट्रा-स्पेसिफिक रिलेशनशिप। वाइल्ड लाइफ भी जो फॉरेस्ट की तरह ही एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन मनुष्य के भौतिक विकास की क्रियाकलापों के कारण वाइल्ड एनिमल्स का जो वास स्थान है वो प्राय नष्ट हो चुके हैं। जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों वन्य प्रजातियां आज विलुप्ति की कगार पर हैं। इन वाइल्ड एनिमल्स के कंजर्वेशन हेतु 1952 में इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का गठन हुआ था और 1972 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा 1970 में जो 10वीं बैठक आयोजित की। और इस बैठक में जो वाइल्ड एनिमल्स के कंजर्वेशन हेतु निम्न सुझाव प्रस्तावित किए गए थे। प्रजननशील वन्य प्राणियों के आखेट पर पूर्णतया प्रतिबंध होना चाहिए, यानी कि जो रिप्रोडक्शन कर सकें उन एनिमल्स, वो एनिमल्स हैं, उनका शिकार नहीं किया जाना चाहिए। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको पर्याप्त कंजर्वेशंस एवं कल्चर के लिए सेंचुरीज और नेशनल पार्कों की स्थापना की जानी चाहिए। वाइल्ड एनिमलों के जो नेचुरल हैबिटेट हैं उनमें सुधार किया जाना चाहिए। जो हंटिंग वाले एनिमल्सों के लिए हंटिंग रेंज का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो वाइल्ड एनिमल्स के कंजर्वेशन से संबंधित और अधिक अपन देखते हैं तो कि सबका निष्कर्ष यही निकलता है कि हमको कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक दिन करना अति आवश्यक है। अब आता है अपना एक्वा कल्चर एंड मैरीकल्चर मैनेजमेंट। विश्व के सभी जो वाटर सोर्सेज हैं उसमें मानव प्रजाति के लिए एक अमूल्य जो निधि है वो ये हैं। और इन्हें अपन जो वाटर सोर्सेज के द्वारा विभिन्न प्रकार के फूड स्टफ या पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। इन जलीय स्रोतों की अपन बात करें तो इसमें फिश, प्रॉन, लॉबस्टर, क्रैब्स का प्रोडक्शन किया जाता है, जिनको ह्यूमन भोजन की प्राप्ति हेतु उपयोग में लेता है। इन एनिमल्स के उत्पादन की जो क्रिया है वो एक्वाकल्चर कहलाती है। वाटर के जो एक्वाकल्चर है उसके द्वारा भोजन के साथ साथ मेडिसिन्स, ऑयल, विटामिन ए, डी, प्रोटियोलाइटिक्स एंजाइम्स, मिनरल्स, इंसुलिन्स, जो इनकी प्राकृतिक और जो आर्टिफिशियल्स जो मोती होते हैं वो चमड़ा, गोंद व अनेक एमिनो एसिड्स की प्राप्ति की जाती है। एक्वाकल्चर के संदर्भ में अपन देखें तो जापान, इंडोनेशिया जैसे देशों ने उचित मैनेजमेंट और कंजर्वेशन के द्वारा अपने देशों की आर्थिक समस्याओं का काफ़ी हद तक समाधान कर लिया है। एक्वाकल्चर मुख्य रूप से दो प्रकार से अपन इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला है फ्रेश वाटर कल्चर। तो अपन देखते हैं कि वर्ल्ड के सभी कंट्रीज में शुद्ध जो अपना वाटर सोर्सेज हैं, जैसे रिवर है, पॉन्ड्स हैं, स्ट्रीम्स हैं और लेक हैं,
या नेचुरल डैम आदि इनमें माने जाते हैं। हमारी कंट्री में गंगा एवं इसकी सहायक जो रिवर्स हैं उनकी लगभग 8,000 किलोमीटर लंबाई है। नदियों के अतिरिक्त अन्य जो जलीय स्रोत भी लगभग 96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं और लगभग 75 लाख जो पीपुल्स हैं वो एक्वाकल्चर के द्वारा एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में इन बड़े विशाल जो वाटर सोर्सेज हैं उनके अनुरूप रोजगार और मैनेजमेंट के साधन डेवलप नहीं किए हैं। यदि इन वाटर सोर्सेज को उचित इनका डेवलपमेंट, कंजर्वेशन से मैनेजमेंट किया जाए तो अनेक जो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान किया जा सकता है। मानव ने अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु इन जल संसाधनों को मुक्त रूप से दोहन किया, लेकिन इनके कंजर्वेशंस और मैनेजमेंट पर उचित ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जो वाटर सोर्सेज हैं वो प्रदूषित हो गए। इनके प्रोडक्टिविटी रेट है वो कम हो गई और उनका फ्रेश वाटर जो एक्वाकल्चर को सर्वाधिक नुकसान होता है तो वो वाटर पॉल्यूशंस, डैम्स और पॉन्ड्स के फॉर्मेशन से होता है। वाटर पॉल्यूशन जो फ्रेश वाटर को अपना जो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है और वाटर पॉल्यूशन के कारण इनमें जो इतना नुकसान होता है कि वो फसल का काफ़ी नुकसान हो जाता है या उससे बनने वाले जो ग्रेन्स हैं उनमें वो चीज़ पहुंच जाती है पॉल्यूटेंट की। नदियों के किनारों पर उपस्थित अपन देखते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज यूनिट्स से निकलने वाला जो वेस्ट है वो इन जो वाटर सोर्सेज हैं उनमें छोड़ दिए जाते हैं और इस कारण वे वाटर सोर्सेज का जो डिस्ट्रोफिक्स हो गए और इनकी जो प्रोडक्टिविटी रेट है वो कम हो गई। डैम्स एंड बैराज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए या वाटर स्टोरेज के लिए जो रिवर्स पर डैम या उनका बैराज का कंस्ट्रक्शन किया जाता है और जिसके कारण रिवर्स का जो फ्लो है वो उस फ्लो में एक तरह से बैरियर हो जाता है। इन वाटर सोर्सेज को अपन फिजिकल, केमिकल्स एवं फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में अनेक सारे उनमें चेंजेज हो जाते हैं और इन चेंजेज का डायरेक्ट इफेक्ट जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उन पर पड़ता है। विशेष रूप से जैसे वहाँ की फिश का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है और इस रिलेशन में अनेक प्रायोगिक जो प्रमाण अपन ने देखा कि होरो, चोको, प्रसाद एवं राव आदि ने जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके इन पर बहुत सारे फैक्ट्सों के जो प्रमाण उन्होंने इकट्ठे किए। कंजर्वेशंस डिवाइस क्या है इनकी कि फ्रेश वाटर जो एक्वाकल्चर है उसके जो कंजर्वेशन के लिए इस प्रकार से हम उपाय कर सकते हैं, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट स्तर पर बहुत सारे गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। जल प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कानून व उचित दंड का प्रावधान होना चाहिए। वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए जन चेतना जागृत करनी चाहिए और रिवर पर डैम व बैराज के फॉर्मेशन से पड़ने वाले जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको ध्यान में रखकर ही इनका कंस्ट्रक्शन कराया जाना चाहिए। अतिवृष्टि के कारण जो रिवर्स हैं वो उफनने लगती हैं। इसके अतिरिक्त जो जल राशि को सूखे क्षेत्रों में ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि जो वाटर सोर्सेज का डेवलपमेंट एवं कंजर्वेशन इनके योजनाबद्ध मैनेजमेंट से ही किया जाना संभव है, जिसमें पर्यावरण के साथ साथ जीव वैज्ञानिकों को भी सहभागिता आवश्यक है। इस तरीके से हम इनका जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनको एक मैनेजमेंट तरीके से कर सकते हैं और इनका उपयोग करने के उपरांत ही अपन उस जो उनको मूर्त रूप दे सकते हैं और एक एक्वाकल्चर को एक अच्छे ढंग से कर सकते हैं
और उनका एक मैनेजमेंट हो जाएगा, तो हमारा जो उन जो जो वाटर में जो फ्रेश वाटर में जो पैदा होने वाले जो वहाँ के एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनका यूज यदि ह्यूमन करेगा तो उनका नेगेटिव इफेक्ट कम से कम हो पाएगा।